स्वागत है आप सभी का आवाज़ इंडिया टीवी के इस शो पर जिसका नाम है हम बेटियां सावित्री की। आज है हमारे साथ मिसेस विनी मेश्राम। विनी का अर्थ ही है विनर, यानी जो हर बाजी अपनी मेहनत से अपने जुनून से जीतते आई है। विनी जी एक बिजनेस वुमन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। इनका रियल एस्टेट का बिजनेस चलता है और साथ ही समाज कार्य के लिए भरपूर वक्त देना ये ज़रूरी समझती है। चंद्रपुर जिले के छोटे से गांव अंबानेरी में इनका जन्म हुआ है। आइए जानते हैं विनी जी को और भी करीब से इस बातचीत के जरिए। विनी जी, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका जो बचपन रहा होगा, आपके गांव में आपका घर, आपका परिवार, किस तरह से आपका बचपन गुजरा। मैं एक चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से जन्म हुआ मेरा, जिसका नाम है अंबेनेरी। और मेरे पिताजी का नाम है दादाजी मोडघरे और मम्मी का नाम वत्सलाबाई मोडघरे। मेरे पिताजी रिपब्लिक पक्ष में काम करते थे, वो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष थे। तो हमारे घर में एक ऐसा राजकारण वातावरण था और काफ़ी हम लोग अच्छे परिवार में पले हुए हैं। मुझे 4 भाई थे और एक सिस्टर। तो पहले कैसे 30 साल की बात हम करते हैं तो हमारे पिताजी हमेशा बोलते थे कि आप अच्छे लिखोगे पढ़ोगे तो अच्छा पति मिलेगा। तो हमारे घर में कैसा था कि पढ़ाई के लिए तो बहुत मेरे पिताजी स्ट्रिक्ट थे और गांव में भी ऐसा उनका रुबाब था कि एक ज़मींदार टाइप था कि कोई ऐसे रास्ते पर भी जाते थे तो मेरे पिताजी को देख के डरते थे। और फिर हम लोग भी ऐसे ही थे कि हम इतना डर रहता था हमारे पिताजी का। एक संस्कार थे हमारे ऊपर कि कहीं बाहर घूमना नहीं है, स्टडी करना, स्कूल से घर आना। इसके अलावा हमने तो बचपन में वही काम किए हैं और मेरी मम्मी भी कभी घर के बाहर निकली नहीं है, इस तरह से था। और काफ़ी खेती वगैरह हमारे घर में थी। वैसे भी मेरी स्टडी गांव में हो गई 7th स्टैंडर्ड तक। फिर मैं नागपुर आ गई। नागपुर में मुझे हॉस्टल में रखा। फिर हॉस्टल में रखने के बाद मैं ऐसा कि जैसे मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल में आ गई, बहुत रोती थी मैं, क्योंकि हमने बचपन से कभी छोड़ा ही नहीं था, मतलब घर छोड़ा ही नहीं था ना। मेरे पिताजी मामा जी के घर में जाने देते थे, मौसी के घर में कहीं नहीं जाने देते थे। जी बिल्कुल, जानना चाहूँगी जो आपकी हॉस्टल लाइफ रही है, काफ़ी सालों तक आपने हॉस्टल में अपनी एक अलग ज़िंदगी बिताई, तो वहाँ पर कैसी लाइफ थी? पहली बार गांव छोड़ के जाना, हॉस्टल में रहना, कैसा अनुभव रहा है आपका? पहले साल तो मुझे एडजस्ट होने में 1 साल तो लगा है हॉस्टल में, लेकिन जैसे जैसे फ्रेंड्स हो गई है, कुछ बुरी फ्रेंड्स थी, कोई अच्छी फ्रेंड्स थी, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और फिर एक अचानक मुझे फिर हॉस्टल में अच्छा लगता था रहने के लिए। क्या आपको नागपुर अच्छा लग गया था, उसके बाद कभी गांव की याद नहीं आई, कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं घर आती जाती रहूँ, इस तरह से कुछ? गाँव की याद तो आती थी, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि अपने माँ बाप के पास रहे। और एक दूसरी बात क्या, मेरे पिताजी, मैंने बोला ना कि जो हुक्म हमारे ऊपर लगाते थे वो हम फॉलो करते थे। तो गर्मी के दिन में भी मुझे 2 महीने की छुट्टी होती थी, तो मेरे पिताजी बोलते नहीं नहीं गाँव नहीं आना क्योंकि काली पड़ जाओगी। इस तरह से ये सब तो मुझे फिर नागपुर में अच्छा लगता था। और ऐसे करते गुजरते गुजरते पूरी मतलब 21 मेरे पूरे हो गए यहीं पे नागपुर में। मतलब सपोर्ट हमेशा ही आपको मिला आपके घर से, आपके पिताजी से? मेरे पिताजी बहुत मुझे चाहते थे और काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ भी मुझे, मतलब पैसों के बारे में कोई मुझे कम नहीं रही कभी। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा आपने बताया कि कभी कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, घर पे सब अच्छा था, सब कुछ जो चाहा आपने वो मिलता गया, तो कभी किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत आपको पड़ी क्या? छुट्टी में गाँव जा रही थी तो मेरे हस्बैंड भी बड़ौदा में जॉब करते, तो वो भी उनके गांव के लिए निकले थे, तो वो भी बस स्टॉप पर थे। तो कैसे कि एक लड़की दिख रही, वो भी, तो वो मेरे तरफ देखते थे, मैं उनके तरफ। इस तरह से हम एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक मेरे मौसी का फ़ोन आया। फ़ोन मतलब एक नीरव आया, हम लेटर आया था पहले तो, तब तो फ़ोन भी नहीं थे। तो कि एक लड़का मैं लेके आ रही करके, लड़की मेरे लिए। तो जब उन्होंने लेके आए तो मेरे सामने मेरे हस्बैंड ही दिखे, तो मैं काफ़ी और खुश हो गया, वही लड़का और मेरे सामने आ गया करके। फिर ऐसा तो काफ़ी वो MSc PhD वगैरह मेरे पिताजी को अच्छा लगा। और मेरा तो ग्रेजुएट मैंने किया था, आर्ट ग्रेजुएट। और वो ज़माने में ग्रेजुएट मतलब 30 साल पहले तो हम लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छी डिग्री थी, क्योंकि तब 9वीं 10वीं तक लड़कियां पढ़ती थी और उनकी शादियां होती थी। लेकिन हमें गांव में, मेरी और मेरी सिस्टर की, मेरे सिस्टर ने LLB किया है और मैंने ग्रेजुएट किया है। मैं आगे भी पढ़ती थी, लेकिन इत्तेफाक से मेरी शादी हो गई, इसकी वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई। तो एक ऐसा अच्छा मतलब फील करते थे मेरे पिताजी भी, हमारे ऊपर प्राउड फील करते थे ये सब।
तो मेरे पिताजी को रिश्ता अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत अच्छा लगा, ज़्यादा मतलब साइलेंट साइंटिस्ट है। तो मेरे पिताजी और मेरे भैया गए थे मेरे हस्बैंड के घर पे। तो उन्होंने देखा कि मेरे ऐसे छोटे छोटे मेरे देवर थे, 5 देवर ऐसे लाइन से बैठे हुए थे, खाने का तरीका उनका और सारी चीज़ें वो देख के आए हैं। तो उनका कहना था कि ये आने के बाद बोले कि नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं मेरे बेटी को मतलब ऐसे घर में दूंगी कि हमारी लेवल का होना चाहिए, ये गरीब घर में नहीं दूंगी, और ये बड़े हैं और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, फिर बच्चा बड़ा परिवार है, तो मेरे लड़की को हमेशा दुख मिलेगा। इस तरह से उन्होंने मनाही कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करें। फिर मैंने तो होप छोड़ दी थी। अगर दिल से किसी से शादी करना है तो अगर उससे करते तो वो बेटर, अपनी लाइफ और अच्छी हो जाती है, तो मेरा कहना है ऐसा। तो फिर मेरे हस्बैंड से बात हो गई, फिर मैं गई गाँव, मैंने बताया नहीं मेरे पिताजी को, उनसे मिली करके। तो मैंने बोली कि मेरे हस्बैंड को आप लोग फिर से आ जाओ घर पर, तो आ गए। फिर भी मेरे पिताजी ने मना कर दिया, नहीं, बोले नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरी लड़की की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता इतने बड़े ये घर में। ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रगल हुआ, मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई थी लाइफ में, मुझे इतना स्ट्रगल तो कभी नहीं हुआ। फिर मेरे एक भैया थे, उन्होंने बताया कि ठीक है, बोले कि मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि पिताजी को मनाने की कोशिश वगैरह। तो फिर मेरे हस्बैंड से जाके वो बड़ौदा मिला मेरा भाई, फिर बोले कि कोर्ट में शादी करेंगे। काफ़ी वो 2-4 महीने का पीरियड हम लोगों के लिए फ्रस्ट्रेट था। फिर आखिर मेरे पिताजी मान गए और शादी करके हो गई मेरी। जी बिल्कुल, मतलब लाइफ ऐसी होती है कि इस बात के लिए नहीं तो उस बात के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो हर इंसान के जीवन में होता ही है, और आपने बड़ी मुश्किल से सारा स्ट्रगल पार किया अपने जुनून के ज़रिए, और फाइनली हैप्पी एंडिंग जिसे हम कहते हैं वो आपको मिला। यहाँ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, और इस हैप्पी एंडिंग के बाद जो आपकी लाइफ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। खुद के ऊपर अगर आत्मविश्वास है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो लेडीज़ हर चीज़ क्षेत्र में बाहर आ सकती है और उभर सकती है, लेकिन हर किसी में नहीं रहती। तो मैं पहले से ही मेरे इसमें जिद्दी थी, मैं हर चीज़ मुझे जो अच्छा लगा मैं करती थी। काफ़ी अच्छा मैंने रियल इस्टेट में डेवलपमेंट किया। मेरी ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत करना चाहूंगी आप सभी का। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हम बेटियां सावित्री की। हमारे साथ है बिजनेस वुमेन मिसेस विनी मेश्राम। विनी जी, फिर एक बार वेलकम करना चाहूँगी। आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि जिस तरह से स्ट्रगल करके आपने हासिल कर ली जो आपकी मंजिल आपने उस वक्त तय की थी, फाइनली ये हैप्पी एंडिंग मिला जिसे हम कहते हैं, पर हैप्पी एंडिंग नहीं कहेंगे, ये तो कहेंगे कि ये इंटरवल है, अभी तो शादी हुई है। तो क्या शादी के बाद आपकी लाइफ में कोई बड़ा मोड़ आया, क्या लाइफ चेंज हो गई? और जानना चाहूँगी कि जैसे आपके पिताजी ने सोचा था कि मेरी बेटी पे इतनी जिम्मेदारी आ जाएगी, उसकी लाइफ कहीं ख़राब ना हो जाए, क्या उस तरह का कुछ अनुभव हुआ आपको? एक्चुअली कोई भी लड़की हो कि शादी होने के बाद दूसरे घर में जाती है तो माहौल में मिक्स होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। मुझे तो थोड़ा सा तकलीफ़ तो हो ही गई, ऐसा कह नहीं सकते। तकलीफ़ मतलब ऐसे कि मेरे हस्बैंड से भी तकलीफ़ हो गई, कि वैसे कि मेरे हस्बैंड साइंटिस्ट बहुत कम बोलते और मैं हॉस्टल में रहने वाली, हर बात पर बोलना मुझे एकदम ऐसा लगता था कि एक बोलते हैं ना कि कोई डिफ और डम डिफ एंड डम जैसा एकदम होने लगा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया। और मेरे जो घर के फैमिली के लोग थे तो हम लोग बड़े होने के वजह से तो काफ़ी हमने तो जैसे कि एक क्या बोलते हैं कि उसको कहना पड़ेगा कि एक पिताजी 5-6 बच्चों का बाप जो है उसके साथ मेरी शादी हो गई, इस तरह से हुआ था। क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मतलब मेरे हस्बैंड और हम दोनों की अपनी खुशियाँ ही नहीं थी, कुछ भी जिम्मेदारियाँ थी। और मतलब हम लोग कुछ लाइफ एंजॉय नहीं की शादी के बाद। तो बस अभी मैं ये देवर का एजुकेशन करना है, वो देवर का, वो भी एक हमारी जिम्मेदारी थी। तो वो भी एक लाइफ की सच्चाई थी, इसके वजह से अभी हम लोग कुछ इग्नोर नहीं कर पाते थे। और आज तो धीरे धीरे मतलब हम लोग वेल सेटल हो गए। फिर हम लोग मस्कट चले गए, ओमान कंट्री में मेरे हस्बैंड को जॉब आ गई है। तो वहाँ पे जो वहाँ तो एकदम लाइफ एकदम स्मूथ थी। एक मैं होम मेकर रही थी
बस बच्चे स्कूल में जाते थे, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे, आना जाना बाय करना, वही मेरी ज़िंदगी एकदम 17 साल तक तो वही चली। और साथ साथ में हम लोग फैमिली भी देखते थे। और मेरी पिताजी की डेथ तो मेरे शादी के 2-3 साल में ही हुई थी। तो मुझे थोड़ा सा दुख लगा कि मेरी लाइफ जो है इतना अच्छा, मेरे बच्चे मेरी सारे लाइफ मेरे पिताजी नहीं देख पाए। तो एक लाइफ अच्छी एंजॉय की। मेरी लड़की अभी इंजीनियरिंग फाइनल में है, लड़का इंजीनियर हुआ दुबई से। और मेरे हस्बैंड हम लोग वहाँ पे थे तो वो साइंटिस्ट एज एक R&D डिपार्टमेंट में अच्छा जॉब वगैरह करते थे। और वहाँ पे भी हम लोग अच्छा एक सोशल मूवमेंट चलाते थे। बिल्कुल। तो आपकी लाइफ ने बड़ा सा टर्न तो ले लिया था, आप अब्रॉड जाके शिफ्ट हो गई, सब अच्छा खासा सब चल रहा था, स्मूथ लाइफ थी। तो जो आपके दोनों बच्चे थे उसमें से आपका जो बेटा है अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, तो हम सुन सकते हैं कि क्या अपना प्यार वो आपसे शेयर करना चाहता है, किस तरह से, क्या शुभेच्छाएं देना चाहता है। तो आइए जानते हैं विनी मेश्राम के बेटे जो है वो क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम ज़ैद मेश्राम है। मैं नेवी इंजीनियर हूँ। आई डिड माई एजुकेशन फ्रॉम दुबई। और वन ऑफ द वेरी फ्यू एग्जाम्पल वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आई कुड गिव यू कि बचपन में जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था तब मैं एक साइकिल टेस्ट होती थी क्लास की, उसमें फेल हो गया था। और माई मॉम कि पूछ रही थी किससे, वो इतना टेंशन क्यों ले रहा है, इतना टेंशन क्यों है तुझे। तो वन ऑफ दोस्त थिंग कि मैं बता नहीं रहा था क्या है। उन्होंने चुपके से मैं बैग ओपन किया, मेरे टेस्ट पेपर निकाले जिसमें मैं फेल हो गया। अब मुझे लगा कि चलो रास्ते में ही खाना नहीं मिलने वाला है। लेकिन उन्होंने समझाया कि फेल हुआ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। फेलियर इज अपॉर्चुनिटी टू न्यू अपॉर्चुनिटी टू कम अगेन एंड डू योर वर्क ऑल ओवर अगेन विथ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन एंड इंटेलिजेंस। वापस करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक बिजनेस वुमन है, रियल एस्टेट का आपका बिजनेस है, तो आपने इतना स्ट्रगल जब हुआ, सब कुछ हासिल कर लिया, तो ये बिजनेस जहाँ से शुरू होता है कहाँ से हुआ है और आपने किस तरह से इसमें कहीं स्ट्रगल करना पड़ा, क्या ये चीज़ मैं जानना चाहूँगी आपसे। एक्चुअली मैंने बताया था कि मैं तो एक होम मेकर थी, लेकिन हम लोग मस्कट में थे तो अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन की मैं भी मेंबर हूँ। तो काफ़ी हम लोग एक्टिविटी करते थे। और जब तक आप घर के बाहर जाके कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं तब तक आपको कोई मतलब एक ये नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तब से मेरे को कॉन्फिडेंस था, मुझ में थोड़ा तो कॉन्फिडेंस था। फिर मेरे लड़की को एरोनॉटिक्स इंजीनियर करना था तो हम लोग इंडिया शिफ्ट हो गए। फिर वो सडनली बोली कि नहीं एरोनॉटिक्स नहीं करना है ये वगैरह। तो फिर उसको 12th में हमने एडमिशन करवाया, वो कॉलेज जाती थी। फिर मैं क्या करूं, और मेरे लिए कोई काम ही नहीं रहता था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अच्छा बुटीक वगैरह डालूं और दुबई से वगैरह कुछ क्लॉथ वगैरह लेके काफ़ी अच्छे यहाँ पे बुटीक अब मैं चलाऊँ। तो इसके वजह से मैंने फिर फैशन डिज़ाइन का एक डिप्लोमा मैंने कोर्स किया। उसके साथ साथ फिर मैं रियल इस्टेट में, इंफ्राटेक रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें मैंने एंट्री ली। एक मेरे ब्रदर थे तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि बोले कि तू एक साइड बिजनेस कर सकती है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कैसे कंसेप्ट है, आप कैसे कर सकती है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं रियल इस्टेट में अपना और करियर बनाऊँ, मुझे अच्छा लगा। तो फिर वहाँ पे ऐसा कंसेप्ट था कि लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, सभी के लिए एक IBO कंसेप्ट था, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के। मतलब आप अपनी मर्जी से करोड़ों रुपए कमाओ और काफ़ी अच्छा सीख सकते थे। वहाँ पे इंफ्राटेक थिंकर्स एकेडमी ये भी थी। मतलब नए लोगों को ट्रेन वगैरह करते हैं कि एक अच्छा डील मेकर बनना है तो किस तरह से बनना चाहिए, ये उनके वहाँ पे था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो क्या कभी इस बात का फ़र्क पड़ा, या कह सकते हैं कि कभी आपकी हिम्मत डगमगाई कहीं पे? मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि क्या है कि पहली बात तो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो लेडीज़ हो तो काफ़ी वो एक वीक माइंड रहता है। लेकिन खुद के ऊपर अगर आत्मविश्वास है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो लेडीज़ हर चीज़ क्षेत्र में बाहर आ सकती है और उभर सकती है। लेकिन हर किसी में नहीं रहती। तो मैं पहले से ही मेरे इसमें जिद्दी थी। मैं हर चीज़, मुझे जो अच्छा लगा मैं करती थी। काफ़ी अच्छा मैंने रियल इस्टेट में डेवलपमेंट किया। मेरे लिए लोग अभी आज के डेट में गुजरात में, औरंगाबाद और दिल्ली
बॉम्बे में बड़े बड़े अच्छे कॉरपोरेट लेवल पर मैं डील्स करती हूँ, और जो लोग मुझे जानते भी नहीं हैं और जो लोग हम लोग कभी मिले भी नहीं हैं, तो वो भी एक इनफैक्ट एक अच्छी कंपनी है, तो वो भी काफ़ी हमने अच्छे अच्छे डील, और काफ़ी मैंने प्रगति की, मतलब डेवलप की, काफ़ी लेडीज़ को भी बिज़नेस में लेके आई, काफ़ी 100 ऐसे या 200-300 ऐसे लोग जिनको बिज़नेस की ज़रूरत या आर्थिक परिस्थिति सुधारने की ज़रूरत है, उनको भी मैंने ये बिज़नेस में लाके काफ़ी उनको भी डेवलपमेंट किया। मतलब ये एक सोशल वर्क ही हुआ कि यार खुद भी पैसे कमाओ, दूसरों को भी पैसे कमा के दो, ये कंसेप्ट भी इन्फैक्ट में है। तो काफ़ी मुझे वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिला। यहाँ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और इस हैप्पी एंडिंग के बाद जो आपकी लाइफ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। एक्चुअली बचपन से ही मैं जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो एनवायरनमेंट था, तो मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में थे, तो इसके वजह से हमारे घर में काफ़ी अम्बेडकर, रिपब्लिकन पक्ष तो एकदम अपना अम्बेडकरवादी दिए थे सब पूरे। तो मैं थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं आया था इसमें इन्वॉल्व होना। फिर हम लोग मस्कट में गए थे, तो मस्कट में भी स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद फिर एक बार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हम बेटियां सावित्री की। मैं हूं मयूरी और हमारे साथ है आज मिसेस विनी मेश्राम। मैम फिर एक बार वेलकम करना चाहूँगी। जैसे कि हमारी बात शुरू थी अब तक कि आप कब से जुड़ी है इस बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल से, या फिर कहना चाहूँगी कि कब से आप जुड़ी है सामाजिक कार्य से? बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल है, एक बहुत अच्छी एक कंसेप्ट है, स्कूल है कि आज के डेट में हम देखते हैं कि जैसे मेरे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चों को पूरी प्रेयर भी नहीं आती है, ठीक है, लेकिन हम वो जो स्कूल में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आज के छोटे बच्चे 3 साल का भी बच्चा, उसको प्रेयर आती है, 22 प्रतिज्ञा आती है, और काफ़ी उसको मतलब बुद्धाचार्य के थ्रू से हम लोग सिखाते हैं कि धम्म क्या है, बुद्ध धम्म क्या है, धर्म क्या है और धम्म क्या है। तो अभी से वो बच्चे कैसे एक डिसिप्लिन में है, तो डिसिप्लिन में होने के बुद्ध ने कहा है कि भाई मुझे मेरी पूजा वूजा मत करो, जो मैं फॉलो करो मेरे जो भी तत्व, हाँ अच्छे विचार। तो आप मतलब अपने आप जो अपनी जो मेंटेलिटी डेवलपमेंट, वायलेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हो जाएगी, समाज के लिए भी अच्छा है। तो आज के बच्चे अगर उसको डेवलप करके, अडॉप्ट करके अगर डेवलप करते हैं, तो उनके बच्चे पीढ़ी ने पीढ़ी वो चलते रहेगा। मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि कितने सालों से आप जुड़ी है इस बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल से? एक्चुअली बचपन से ही मैं जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो एनवायरनमेंट था, मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में थे, तो इसके वजह से हमारे घर में काफ़ी अम्बेडकर, रिपब्लिकन पक्ष तो एकदम अपना अम्बेडकरवादी दिए थे सब पूरे। तो मैं थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं आया था इसमें इन्वॉल्व होना। फिर हम लोग मस्कट में गए थे, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन वगैरह हम लोग वहाँ पे मनाते थे। काफ़ी दुबई के लोग आते थे, फिर अबू धाबी के आते थे, सब लोग, हम लोग कम से कम 1000 अपने बुद्धिस्ट लोग हैं वहाँ पे, सब लोग इकट्ठा होकर हम लोग सेलिब्रेट करते थे। इस तरह से गेट टुगेदर चलते थे। तो क्या वो जो लोग थे, जो जैसा आपने बताया कि दुबई से आते थे या अबू धाबी से आते थे, तो बेसिकली वो लोग इंडियन ही थे, इंडियन बुद्धिस्ट थे? बेसिकली इंडियन ही थे, और जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि पूरे बुद्धिस्ट ही नहीं थे, लेकिन अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर को जो मानते हैं वो मानते हैं, केरला के लोग मानते हैं, वो सारे थे। और फिर ऐसे करते करते मुझे ऐसा एहसास होने लगा था कि यार हम बाबा साहब ने हमारे लिए क्या नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। और बाबा साहब का एक ही कहना था कि सामाजिक और आर्थिक समाज का विकास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो मुझे भी ऐसा लगा कि हमने भी कहीं ना कहीं पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए, इसलिए मुझे वो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल का कंसेप्ट अच्छा लगा, और मैंने भी उसके बारे में सुना, तो मैंने काफ़ी उसकी फ्रेंचाइजी जल्दी ले ली, और 2-3 साल से मैं वो फ्रेंचाइजी के साथ काम कर रही हूँ, और काफ़ी डेवलप है बच्चों में वगैरह, और काफ़ी डिसिप्लिन है। वो घर में भी माँ बाप को डिसिप्लिन सिखा रहे, प्रेयर सिखा रहे, उसके माध्यम से उनके माँ बाप भी प्रेरित हो रहे हैं, मतलब उनके घर में भी जैसे धर्म जा रहा है। क्यों ये चीज़ ज़रूरी है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए? क्या ये हमारी ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कितना हद तक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है? मैं तो चाहूँगी कि ड्यूटी तो है, ये तो है, क्योंकि हम जो आज आए हैं, जो पोजीशन पर है, तो बाबा साहब की वजह से भी है, और ख़ुद में भी जो एक पढ़े लिखे हम लोग
आत्मविश्वास के साथ। तो पे बैक टू सोसाइटी तो मैं चाहूँगी कि हर किसी ने करना चाहिए, और तभी कैसा हो जाएगा कि हम एक दूसरे का हाथ लेके अगर आगे चलते हैं तो हमारे समाज में जो और कहेंगे कि पूरे इंडिया की जो आर्थिक परिस्थिति है वो सुधर जाएगी। एक दूसरे को हम लोग अगर सपोर्ट करते हैं, जैसे किसी का बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो अगर हमारे पास ज़्यादा है तो क्यों नहीं हम उसको सपोर्ट करें। यहाँ पर हमारी बातचीत का सिलसिला तो समाप्त होता है, पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है कि संदेश, आपका जो मैसेज है जो हमारे दर्शकों के लिए जाएगा, हालांकि आपकी पूरी लाइफ एक मैसेज की तरह ही है, सीखने जैसा बहुत कुछ है। जिस तरह से आपने अपने जुनून को, अपने पैशन को फॉलो करके चीज़ें हासिल करना या सक्सेस हासिल करना सीखा है, उसी तरह से हम सभी को सीखना चाहिए। पर चाहूँगी कि एक कोई संदेश आप हमारे दर्शकों के लिए दें इस वक्त। अभी मैं कहूँगी कि ऐसे वक्त काम करते 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 गुजरते गुजरते मैं एक इम्पॉर्टेंट मेरा फैक्टर बताऊंगी कि हम वो सब्जेक्ट में मैं बात नहीं की। डिक्की है जो दलित इंडियन ये डिक्की फर्म है, तो उसमें भी मैं काफ़ी लोगों से मिली। मैंने देखा था BKC में मैंने एक एग्जीबिशन अटेंड किया था। काफ़ी रतन टाटा आए थे, आदि गोदरेज, सुशील शिंदे वगैरह। तो जब मैंने वो इंफ्राटेक की ओर से मैंने प्रेजेंट किया था वहाँ पे, तो जब मैंने देखा कि यार एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना कुछ नहीं, तो हमारी सोच बड़ी चाहिए और एक जुनून चाहिए खुद में। तो वो मुझे जुनून था बहुत, और मैं चाहती थी कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगी, चाहे फिर छोटे से लेके क्यों नहीं हो। और जो एंटरप्रेन्योर की जो लैंग्वेज है, जो डेफिनेशन है, वो यही है कि आप छोटे से लेके एक रिसोर्स, छोटे रिसोर्स से लेके आप बड़े तक बन सकते हैं। तो वही मुझे एक कंसेप्ट था, और मैं चाहती थी कि मेरे जो फैमिली में भी है जो काम नहीं करते थे उनके लिए भी मैं कुछ करूं। तो मैंने एक छोटी सी इंडस्ट्री ओपन की है खुद की, कि सबके लिए कुछ ना कुछ एक एम्प्लॉयमेंट दे दूं लोगों के लिए। 10, 15, 20 लोग जितना भी हो उनको मैं एम्प्लॉयमेंट दे दूं और उनके आर्थिक ये करूं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप में अगर एक जुनून है, आत्मविश्वास है, करने की इच्छा है, तो लेडीज़ के लिए तो खास करके मैं बोलूँगी कि घर में जो लेडीज़ रहती है तो वो कैसे अपने दायरे नहीं छोड़ना चाहते कभी। बस अपना एक दायरा उन्होंने बना के रखा है, और कहते हैं कि जेंट्स को कहते हैं कि यार इन्होंने हमको ये नहीं करने देते, तुम बाहर तो निकल के देखो कि क्या चीज़ है, क्या कितनी ब्यूटीफुल दुनिया है, कोई तुमको रोकता नहीं, कोई पकड़ता नहीं है। बस चलते रहो। ये एक मैं लेडीज़ के, मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं इतने कॉन्फ्रेंस अटेंड करती हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी मैं स्पीच देने जाती हूँ, तो मोस्ट ऑफ दी मुझे लेडीज़ कम ही दिखती है, क्योंकि वो हस्बैंड को चाहती होगी कि भाई तू अटेंड करके आ जाओ, मेरा कुछ काम नहीं है, मैं खा के सो जाती हूँ। ऐसे तो वो होता ही है। मैंने प्रैक्टिकली मेरे फैमिली में भी मैंने देखा है, वो सारी चीज़ें वो जाना ही नहीं चाहते। तो मैं सबके लिए एक संदेश दूंगी कि जैसे मैं बनी एक गांव की एक लड़की, अगर यहाँ तक ऊपर जा सकती है जुनून के साथ, एक लगन के साथ, मेहनत के साथ, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सभी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी, और सभी लेडीज़ के लिए खास करके मैं बोलूँगी कि दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि हम लोग सीखने को मिलती है और दूसरों को सिखा सकते हैं, और काफ़ी अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति और लोगों को डेवलप कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें खुद को अपने दायरे खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि किसी और को अगर हम ब्लेम करें कि इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ, ये हमारे बीच है, उससे बेटर है कि हम अपनी ज़िद पकड़े, अपना जुनून दिखाए और वो करके दिखाए। और साथ ही मैडम का ये भी कहना है कि चैलेंजेस जो है वो हर किसी के लाइफ में आते हैं, पर अगर हमें सक्सेस चाहिए तो उन्हें फेस करते आना चाहिए और वो ज़िद होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे सावित्री की अनेक बेटियों के साथ अगले कई एपिसोड्स में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। चंद्रपुर जिले के छोटे से गांव अंबानेरी से नागपुर आई विनी मेश्राम। आज नागपुर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है। एक बिजनेस वुमन है जो इंफ्राटेक थिंकर्स अकेडमी में बिजनेस ओनरशिप रखती है और इस तरह
रियल एस्टेट का बिजनेस संभालती है। हमेशा ही किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहती है। चाहे जो हो, हारना ये नहीं जानती। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करना, पूरे जुनून से उसे हासिल करना, यही विनी जी की सफलता का मंत्र है। बुट्टीबोरी MIDC में इनकी एक कार शैम्पू, डिटर्जेंट, फिनाइल इत्यादि की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। विनी जी कई जगह पर बिजनेस डेवलपमेंट पर सेमिनार्स भी लेती है और उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। अपने खाली समय में इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ना पसंद करती है।